हाय एवरीवन, सभी का वेलकम अगेन वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। आज की क्लास बेस्ड है द हिंदू के फर्स्ट एडिटोरियल पे। वेलकम डायरेक्शन, वेलकम डायरेक्शन इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन करवाए जाने के डायरेक्शन पे 2024 तक असेंबली के चुनाव कश्मीर में हो जाने चाहिए, जम्मू में, ये कोर्ट का डायरेक्शन है। चलिए, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए क्विज़ में आपको अच्छा खासा मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी इस आर्टिकल में सीखेंगे इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। ऊपर कॉम्प्रिहेंशन, बीच में ग्रामर, लास्ट में वोकैब, सभी तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। 16 में से कम 10-12 आपको मार्क्स मिले, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे। आइए क्लास को शुरू। थोड़ा सा शोर हो रहा होगा, आपको पक्षियों की आवाज़ें आ रही होंगी। मेरे ख्याल से 10-15 मिनट में बंद हो जाएंगी, शाम का वक्त है ना। कह रहे हैं जी वेलकम डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है ऑर्डर या निर्देश। वेलकम का मतलब होता है जिसका हम वेलकम करते हैं, जो स्वागत के लायक है। अच्छा, किसका डायरेक्शन है? कह रहे हैं जी एज विद इलेक्शंस द सुप्रीम कोर्ट शुड हैव गिवन अ डेडलाइन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड टू। कह रहे हैं जी जैसा कि इलेक्शंस के साथ हुआ है, एज विद इलेक्शंस, वैसा ही सुप्रीम कोर्ट को दे देना चाहिए था, शुड हैव गिवन दे देना चाहिए था एक डेडलाइन को, एक आखिरी डेट को, जो है रेस्टोरेशन की, जो है बहाली की, स्टेटहुड की, राज्य के दर्जे की भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन तो दी है, लेकिन वो इलेक्शंस की दी है, 2024 सितंबर तक इलेक्शंस हो जाएं। कह रहे ये ऐसी ही कुछ डेडलाइंस, ऐसी ही कुछ कट ऑफ डेट, आखिरी डेट जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से स्टेट में बदले जाने की भी दी जा सकती थी। अब ये दी नहीं गई है, दी जा सकती थी, ये सेंटेंस का कहना है। समझ आ गया मीनिंग? सुप्रीम कोर्ट आपका सब्जेक्ट है, शुड हैव गिवन इसकी वर्ब है। डेडलाइन का मतलब होता है लास्ट डेट, कट ऑफ डेट, आखिरी डेट किसी काम को करने की। रेस्टोरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को रिस्टोर करना, पुरानी अवस्था में फिर से लाना। इसको बहाली भी बोलते हैं, रिन्यूअल भी बोलते हैं, रिवाइवल भी बोलते हैं, री इनस्टेटमेंट भी इसको कहा जाता है। तो पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, फिर बन गया यूनियन टेरिटरी। अब अगेन इसको अगर स्टेट बना देंगे तो आप इसको रेस्टोरेशन कर देंगे, इसको समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, फटाफट उसको देख लो। पहले तो आप अपने आप से पूछो, शुड हैव गिवन, शुड हैव गिवन ये कौन सी स्ट्रक्चर है इंग्लिश में? और सवाल आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि एक सिंगुलर नाउन है, उसके लिए वर्ब लगाई गई है हैव। कैसे पॉसिबल हुआ ये? कोर्ट तो सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए हैज़। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को समझोगे तो दिमाग में बैठेगा, है ना। कॉन्सेप्ट कहलाता है ये मॉडल वर्ब स्ट्रक्चर ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ या रिग्रेट्स। अब नाम पे मत जाओ, काम समझो इसका करना क्या है। मॉडल वर्ब अक्सर अपने बाद में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगी, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगी, और ये बताएगी कि कोई काम जो पास्ट में हो सकता था, जो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो चुकी है, या जिस चीज़ का आपको रिग्रेट है। जैसे इस केस में देखो ना, शुड हैव गिवन, शुड हैव V3 मतलब दे देना चाहिए था। शुड हैव गिवन एक डेडलाइन को, दी नहीं, रिग्रेट है, मैं दे देना चाहिए था। तो पास्ट में जब भी कोई रिग्रेट हो, कोई अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो जाए, तब आप इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। और मॉडल वर्ब क्या होती हैं? ये सारी मॉडल वर्ब्स इस स्ट्रक्चर के साथ में यूज़ की जाती हैं। कैन, कुड, वुड, मे, मस्ट, माइट और टू। जो मॉडल वर्ब लगाओगे वैसा ही मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा मॉडल के हिसाब से। ध्यान ये रखना है कि इसमें मॉडल लगी हुई है, इसलिए अपने बाद में हमेशा हैव लेगी। सब्जेक्ट के हिसाब से आपको हैव या हैज़ को चूज़ नहीं करना है, क्योंकि अंग्रेजी में जो मॉडल वर्ब्स होती हैं 10-12, ये अपने बाद वर्ब की बेस फॉर्म लेती है हमेशा। हैव फैमिली की बेस फॉर्म है हैव। समझ गए मेरी बात को? इसलिए इनके बाद में आप शुड हैव ही देखेंगे, कुड हैव ही देखेंगे, वुड हैव ही देखेंगे, कभी भी शुड हैज़, वुड हैज़ ऐसा आप लिखा हुआ नहीं देखेंगे। चलो ये तो था एक्टिव में, शुड हैव V3 जो मैंने आपको बताया। लेकिन अगर काम पैसिव में हो रहा हो तब क्या करना है? देखो जी, तब आपको वर्ब की जो है बी फैमिली की, बिन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके बाद में लगानी पड़ेगी। शुड हैव बिन V3 आपको लिखना पड़ेगा।
अब ये टेक्निकल एस्पेक्ट है, अब आते हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे आपको। द गवर्नमेंट वुड हैव रिड्यूस इट्स क्रूड इंपोर्ट्स बाय इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी। देखो वुड लिखा हुआ है यहाँ, वुड का मतलब है होता, तो वुड हैव रिड्यूस का मतलब होता था रिड्यूस हो जाता, रिड्यूस किया होता है, रिड्यूस हो जाता। सरकार ने रिड्यूस किया होता, कम किया होता अपने क्रूड के इंपोर्ट्स को इन्वेस्ट करके रिन्यूएबल एनर्जी में। भाई किया नहीं उन्होंने, हमें ये तो पता ही है, किया होता हम ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। वुड हैव रिड्यूस, गलती क्या है, हैव प्लस में V3 लगेगी। एग्जामिनर आपको कभी कभी V1 लगा के दे देगा, तो समझ जाना यही स्ट्रक्चर आपसे वो पूछना चाह रहा है। वुड हैव V3 आप जानते हो या नहीं जानते हो? चलो वुड की जगह शुड लगाते हैं। द गवर्नमेंट शुड हैव रिड्यूस्ड, शुड का मतलब होता है चाहिए, तो शुड हैव रिड्यूस का मतलब है गवर्नमेंट को रिड्यूस करना चाहिए था, पास्ट की बात होगी यहाँ, ऐसा नहीं है चाहिए फ्यूचर में, नहीं नहीं नहीं, पास्ट। द गवर्नमेंट शुड हैव रिड्यूस्ड इट्स इंपोर्ट बजट। वुड हैव में किया होता, शुड में करना चाहिए था। शुड की जगह मस्ट लगा देंगे तो चाहिए की इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी, इसकी जगह आप ought to भी लगा सकते हैं। द गवर्नमेंट ought to हैव, गवर्नमेंट मस्ट हैव, जैसा भी लिखोगे मॉडल के हिसाब से पास्ट में मीनिंग चेंज हो जाएगा। चलो अभी स्ट्रक्चर से तो आप फैमिलियर हो ही गए, है ना। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा एडवांस वाला पार्ट भी आपको समझा देता हूँ। एडवांस पार्ट स्ट्रक्चर का सर ये है, इसमें एक पेज है छोटा सा, ये जो मॉडल्स मैंने आपके सामने लिखी हैं कैन कुड वुड, इनके अलावा 2-3 मॉडल्स वर्ब्स हैं जो इस स्ट्रक्चर में यूज़ नहीं होती। पहली तो है कैन। कैन मॉडल को इस स्ट्रक्चर में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि कैन हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज़ होती है, कैन का पास्ट से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर पास्ट में करना है तो कुड का इस्तेमाल करें। द गवर्नमेंट कैन हैव रिड्यूस, गलत है, पहले तो रिड्यूस का रिड्यूस्ड करना ही पड़ेगा, और कैन आप लिख नहीं सकते, तो कैन का क्या बनाना पड़ेगा, कुड बनाना पड़ेगा। तो कैन जो है यहाँ पे गलत होगा, इट कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है। कुड हैव रिड्यूस जो है बिल्कुल ठीक है। तो पहला पेज आपने समझ लिया, कैन का इस्तेमाल नहीं हो सकता इस स्ट्रक्चर में, क्योंकि कैन सिर्फ फ्यूचर और प्रेजेंट की बात करता है। दूसरा पेज क्या है, ये जो हैव V3 वाली स्ट्रक्चर है, इसके साथ में विल और शेल का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। देखो द गवर्नमेंट विल हैव रिड्यूस्ड इट्स क्रूड बजट्स, क्रूड इंपोर्ट्स, इसका मतलब पता क्या होगा, सरकार अपने क्रूड इंपोर्ट्स को जो है रिड्यूस कर चुकी होगी। भाई साहब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, अगर आपने टेंस पढ़े हो तो। विल और शेल के साथ में हैव V3 लगाओगे तो फ्यूचर टेंस बन जाएगा। हमारा जो मीनिंग है वो है पास्ट की लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ का, करना चाहिए था, किया होता, कर सकती थी, इस तरह की बातें करते हैं हम। तो शेल और विल के साथ में स्ट्रक्चर तो बनती है, लेकिन वो ये स्ट्रक्चर नहीं होती है, वो होता है डिफरेंट मीनिंग वाला फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मेरे ख्याल से 5 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट आपने डिटेल में सीख लिया है। एक बार इसको रिपीट कर लेना, सैटरडे की क्लास में ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अलग से कट करके एक वीडियो में दे भी देंगे, ठीक है, सारे वीक के सारे कॉन्सेप्ट्स। एक सेंटेंस आपको एज होमवर्क भी दे रहे हैं, सब बच्चे इसको ट्राई करें, करोगे लिखोगे तो याद रह जाएगी, नहीं तो ऐसे निकल जाएगी ऊपर ऊपर से। मैं कोशिश करता हूँ वो चीज़ पढ़ाने की जो आपको किसी और चैनल पे, किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल रही हो। पढ़ाई के साथ साथ, रीडिंग के साथ साथ ग्रामर भी हो जाए। तो ये ग्रामर कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, रिप्लाई करें इसको आंसर में, तुम्हें कोर्ट में झूठ नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखना है, सही लिखो गलत लिखो कम मैटर करता है, लिखा या नहीं लिखा ज़्यादा मैटर करता है। कमेंट्स में बता दूंगा जिसका सही गलत होगा। आगे बढ़ के आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे, सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स एक साथ देख लो ताकि स्मूथली पढ़ सको। एक लाइक और एक शेयर क्लास को ज़रूर से देना। मॉक टेस्ट पासेस के लिए टेक्स्ट बुक की सेल अभी एक्टिव है। 314 रुपये के अंदर आपको 1 साल का ईयरली मॉक टेस्ट पास मिल जाता है, जिसमें आपके 700 एग्जाम्स, 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट इंक्लूडेड हैं। एक ही मॉक टेस्ट पास है जिसमें SSC, बैंकिंग, रेलवेज, जो भी एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। इसका प्रो वर्जन आपको 449 में मिलेगा, जिसमें मॉक टेस्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे। जो एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें भी मॉक की फॉर्म में आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो जो भी पास आपको बाय करना है कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको नॉर्मल पास दिखाएगा 349 का, आप इस पर कोड लगाएंगे YT10। इस कोड को अप्लाई करते ही आपका प्राइस घट के हो जाएगा 314 रुपीज़। कोड को लगाएं, कोड से ही प्राइस आपका जो है कम होगा। साथ ही आपको प्रीमियम वाला मॉक टेस्ट पास दिखाएगा प्रो वाला 499 का, अगेन कोड लगाने पे प्राइस घट करके 449 हो जाएगा इसका भी। याद रखें कूपन कोड YT10 एंड यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द सेल टुडे। चलिए वोकैब शीट अपनी आज की,
सेट असाइड, ले असाइड, पुट असाइड, जानते हो आप तीनों फ्रेजल वर्ब्स को। तीनों का मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल या इग्नोर करना, और दूसरा मीनिंग होता है किसी चीज़ को साइड में रख देना, सेट असाइड, ले असाइड या पुट असाइड कर देना, ताकि आप फ्यूचर के लिए उसको यूज़ कर पाओ। दोनों ही तरीके से फ्रेजल वर्ब यूज़ होंगी, चाहे जो मीनिंग आप निकालना चाहो। द कोर्ट हैज़ सेट असाइड द प्रोविज़न ऑफ रिजर्वेशन फॉर मराठास। कोर्ट ने कैंसिल या सेट असाइड कर दिया है उस कानून को जो आरक्षण था, रिजर्वेशन का था मराठाओं के लिए स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में। पहला वाला मीनिंग निकल गया सेट असाइड का। अब दूसरा मीनिंग देखो, ऑल ऑफ अस शुड सेट असाइड अ पोर्शन ऑफ आवर इनकम फॉर फ्यूचर। हम सभी को साइड में रख देना चाहिए, सेव कर लेना चाहिए फ्यूचर को, फ्यूचर के लिए अपनी इनकम के एक पोर्शन को। तो ये मीनिंग आप जो कैंसिल वाला है, इसका एक और मीनिंग होता है एब्रोगेट, वो आर्टिकल में देखेंगे। जब भी कोई कानून एब्रोगेट होता है तो उस कानून को हटा लिया जाता है। जैसे कोई फार्म लॉज हैं, सरकार ने कृषि कानून बनाए, अगर वो लगा करके हटाती सरकार तो आप बोल देते हैं कि सरकार ने इनको एब्रोगेट किया है। चलिए, फर्स्ट वर्ड था आपका। सेकंड है जी इनकॉन्ग्रुअस या इनकॉन्ग्रुएंट। इन दोनों का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट। सुसंगत और असंगत दो वर्ड आपने सुने होंगे, तो ये है असंगत, जब दो चीज़ें आपस में सुसंगत या कंपैटिबल ना हो। जैसे कोई ऐसा दोस्त है आपका जो बहुत बोलता है और आपको बोलने की आदत नहीं है, है ना, तो आप दोनों का जो रिश्ता है वो इनकॉन्ग्रुअस है या इनकॉन्ग्रुएंट है। आप, वो बोलता है और आपको बोलना नहीं है, तो ये मिसमैच हो गया ना। ऐसी मिसमैच वाली चीज़ों के लिए इस एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको अनफिटिंग या मिसप्लेस्ड भी बोलते हैं। A huge shopping mall in the middle of the village looked incongruous. एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल गांव के बीचों बीच मिसमैच्ड या मिसप्लेस्ड या इनकॉन्ग्रुअस दिखाई देता था। गांव के बीच में शॉपिंग मॉल का क्या काम है, समझ गए ना, आपस में सुसंगत नहीं है। चलिए अगला मीनिंग देखेंगे, अपना वर्ड देखेंगे, गेन फ्रूशन या टू कम टू फ्रूशन। देखिए, फ्रूशन का मतलब होता है फल। अगर कोई चीज़ गेन फ्रूशन कर रही है तो उस चीज़ का फल आपको मिल गया, या फिर कोई चीज़ कम टू फ्रूशन हुई है तो जो पौधा आपने लगाया था उसका फ्रूट आपको मिल गया। यानी जो काम करते हैं उसका फल मिलता है ना, कर्म का फल, गीता वाला, वो होता है गेन फ्रूशन या कम टू फ्रूशन। आपने मेहनत की, आपका सिलेक्शन हुआ, तो ऑल योर एफर्ट्स केम टू फ्रूशन या गेन्ड फ्रूशन विद द रिजल्ट। चलिए, नासाज प्लान्स टू सेंड ह्यूमंस टू मार्स आर येट टू गेन फ्रूशन। नासा के जो प्लान्स हैं ह्यूमंस को मार्स पे भेजने के, अभी भी वो बाकी हैं कि वो गेन फ्रूशन करें, अभी भी उनका फल मिलना बाकी है। इसको रियलाइज़ करना या एक्चुअलाइज करना भी बोलते हैं, किसी चीज़ को हकीकत में तब्दील करना। समझ आ गया? ये वर्ड बड़ा इजी सा है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा मैंने कनेक्ट करके बता दिया ना आपको, फल से कर्म से, तो याद रहेगा। फ्रूट से याद रखना इसको, फल यानी फ्रूशन। एक और वर्ड है अर्स्टवाइल। देखिए, अर्स्टवाइल का मतलब होता है उस वक्त का। मान लीजिए मैं ऐसा बोलूँ, 1971 में जो पीएम थी भारत की, इंदिरा गांधी, वो वेंट अगेंस्ट टाइड हो गई, वो बहाव के खिलाफ गई, वो सबसे लड़ गई और उन्होंने हेल्प किया बांग्लादेश को आज़ाद होने में। सच बात है ये, लेकिन ये बात गलत होगी। क्यों गलत होगी? पीएम ऑफ इंडिया तो नरेंद्र मोदी है। तो मैं जब पीएम ऑफ इंडिया बोलता हूँ तो मुझे बताना चाहिए कि 71 के पीएम ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, 1971 के। और इसीलिए वर्ड काम आता है अर्स्टवाइल। अर्स्टवाइल का मतलब होता है उस वक्त का, ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम इन पास्ट, जबकि हम बात कर रहे हैं। सीधे बोल दूंगा मैं पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र, जो है इंदिरा गांधी जी ने हेल्प किया, तो गलत बात है ना। आपको लिखना चाहिए अर्स्टवाइल पीएम ऑफ इंडिया, उस वक्त की पीएम ऑफ इंडिया। तो ये वर्ड इस तरीके से यूज़ करना है, इसको फॉर्मर भी बोलते हैं। आप इस वर्ड को आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट भी एक नया वर्ड है आपके लिए, पार्टेक। पार्टेक कुछ नहीं है, टेक पार्ट से बना है। टेक पार्ट करना यानी किसी चीज़ का हिस्सा बनना, उसी को बोल देते हैं पार्टेक। अब देखो, पार्टेक वर्ड के साथ दो प्रेपोजिशंस आती हैं, पार्टेक ऑफ और पार्टेक इन। याद रखना, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। पार्टेक ऑफ आप तब करेंगे जब किसी के साथ खाने पीने में, फूड में, ड्रिंक्स में, है ना, इस तरह की चीज़ों में आप, जब किसी ने आपको बोला कि आओ खाना खाते हैं, तो फिर आप पार्टेक ऑफ हिज फूड कर रहे हैं, उसके खाने में उसको ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, खाने पीने में और इस तरह की चीज़ों में पार्टेक ऑफ लगता है। लेकिन अगर किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप, किसी ने बोला चलो मैराथन में दौड़ते हैं, चलो अपने ये गेम देख करके आते हैं, मैच देख करके आते हैं, एक्टिविटी में पार्टेक करेंगे तो आप इन लगाएंगे। सिंपल है ना।
अभी आर्टिकल में आप देखोगे इसको यूज़ होता हुआ, टू टेक पार्ट इनटू समथिंग। दो सेंटेंसेज भी मैंने बना दिए हैं। ऑल गेस्ट पार्ट टुक ऑफ द ड्रिंक्स। अब देखिए टेक की सेकंड फॉर्म टुक होती है, तो पार्ट टेक की सेकंड फॉर्म पार्ट टुक हो जाएगी, थर्ड फॉर्म पार्ट टेकन हो जाएगी, वैसे ही चलेगी ये वर्ब। सभी गेस्ट ने पार्ट टुक किया, यानी कि शामिल हुए वो ड्रिंक्स और फूड में होस्ट के साथ, मेज़बान के साथ, जो सेरेमनी का मेज़बान था। सभी ने मेज़बान के साथ खाना खाया, कहने का मतलब ये। और दूसरा मीनिंग देखो, सेपरेटिस्ट हैव हैड रिफ्रेन्ड फ्रॉम पार्टेकिंग इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। जो अलगाववादी हैं उन्होंने दूरी बना के रखी है, रिफ्रेन किया है पार्टेक करने में, इंगेज या पार्टिसिपेट करने में डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर, या फिर यूं कहें इलेक्शंस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी थी डेमोक्रेटिक प्रोसेस की, इलेक्शंस की, तो इन लगाया है। क्लियर है सारे वर्ड्स? वोकैब शीट आपको पता है टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाती है, डाउनलोड कर लिया करो, रोज़ इसको अपडेट करके टेलीग्राम में डालते हैं। अब आ जाओ अपने आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें। समरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट धारा 370 के हटाए जाने का जो केस सुन रही थी, उस केस में कोर्ट ने ये बोला धारा 370 तो अब हटी ही रहेगी, इसको फिर से लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये बोली कश्मीर में जल्दी से जल्दी इलेक्शंस करवाए जाएं 2024 सितंबर तक। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इट इज़ ए वेलकमिंग मूव, बहुत अच्छी बात कोर्ट ने बोली है। इलेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं कश्मीर के लिए, असेंबली इलेक्शंस, विधानसभा इलेक्शंस। लेकिन एक चीज़ में कोर्ट चूक गई, कोर्ट ये कहने से चूक गई कि इस कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा मिले। तो ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को वेलकम कर रहा है, और साथ में थोड़ा सा अपना रिग्रेट दिखा रहा है कि कुछ और भी सुप्रीम कोर्ट कर सकती थी। तो वेलकमिंग या अपलॉडिंग टोन में, प्रेजिंग टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। सिंपल ही है, थोड़ा मैंने ग्रामर इसलिए हैवी रखा आज। कह रहा है इन इट्स कंक्लूजन इन द जजमेंट दैट अपहेल्ड द डिसीजन to abrogate the special status of Jammu and Kashmir under Article 370. The Constitutional Bench of the Supreme Court expressly directed that the Election Commission of India or ECI must conduct elections. लंबा सेंटेंस इतना ही पढ़ लो, बाकी तो ठीक है आगे। कह रहा है अपने कंक्लूजन में, आखिरी फैसले में, कंक्लूजन, क्लाइमैक्स, पिनेकल, कल्मिनेशन, किसी चीज़ का आखिरी मुकाम। कह रहे जी अपने आखिरी फैसले में, कंक्लूजन में, जो था जजमेंट का, हुआ क्या उसके लास्ट में, वो जजमेंट जिसने अपहेल्ड किया, अपहेल्ड करना, बनाए रखना किसी चीज़ को मेंटेन या प्रिजर्व करना, और अपहेल्ड किया इन्होंने डिसीजन को, उस फैसले को जो है एब्रोगेट करने का। एब्रोगेट, सेट असाइड, ले असाइड, कैंसिल करना, याद है ना किसी कानून वानून को। कह रहे वो जजमेंट जो बनाए रखती है उस डिसीजन को, सरकार के, जो था हटा देने का स्पेशल स्टेटस को, खास दर्जे को, जम्मू एंड कश्मीर के आर्टिकल 370 के अंडर में। कह रहा हुआ क्या, कह रहा इस जजमेंट के लास्ट की 2 लाइनों में, कंक्लूजन में, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उसने साफ तरीके से एक्सप्रेसली, क्लियर तरीके से एक्सप्रेसली डायरेक्ट किया सरकार को, आदेश दिया दैट वो ये कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ECI है, उसको करवाना ही पड़ेगा इलेक्शंस को। और इलेक्शंस कहाँ पे? टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ JNK, जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, विधानसभा के लिए। और कब तक करवाना है भाई? ये करवाने हैं सितंबर 2024 तक, सितंबर 30 2024 तक, बाय जो है 2024। समझ आ गया? सिंपल सेंटेंस। सब्जेक्ट कौन है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसकी वर्ब क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखा है इसने डायरेक्टेड, बेंच ने डायरेक्ट किया। किसको डायरेक्ट किया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट कॉन्डक्ट, एब्रोगेट करना, कैंसिल करना किसी कानून को। दैट आया है जजमेंट के लिए, ये वही जजमेंट थी जो सरकार के फैसले को मेंटेन या अपहेल्ड करती है, उसको प्रिजर्व करती है, जो सरकार ने कहा है उस मामले को, उस फैसले को आगे बनाए रखती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये बाय प्रेपोजिशन यहाँ लगी है और ये डेडलाइन की बात कर रहा है। इस पे एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, आपको भी डिटेल में करवाएंगे। थोड़ा फ्लो बनाओ पहले। कह रहा है इट इज़ वेलकम दैट द कोर्ट हैज सेट अ डेडलाइन टू कंडक्ट द लॉन्ग डिलेड इलेक्शंस इन JNK। कह रहा है जी ये वेलकम है, इस चीज़ का स्वागत करते हैं हम। और किस चीज़ का भाई? कि कोर्ट ने सेट कर दिया है एक डेडलाइन को, एक आखिरी डेट को,
और किसके लिए कि कंडक्ट करवा सकें, जो है बुला सकें, ऑर्गेनाइज करवा सकें लंबे वक्त से डिले हुए, लंबे वक्त से देरी हुए इलेक्शंस को जम्मू एंड कश्मीर में, JNK में। तो इस बात का तो हम वेलकम करते हैं। कह रहा है जी कौन सा JNK है ये? कह रहा है जी वही JNK है ये विच हैज़ बीन अंडर स्पेल्स ऑफ गवर्नेंस रूल एंड प्रेसिडेंट्स रूल सिंस जून 2018 एंड विदाउट अ लेजिस्लेटिव असेंबली। कह रहा है ये वही JNK है जिसमें इलेक्शंस होंगे, वही JNK जो रहा है हैज़ बिन स्पेल्स के नीचे, पीरियड्स के नीचे, और पीरियड है कभी गवर्नर के रूल के और कभी प्रेसिडेंट के रूल के। 4 महीने गवर्नर का रूल लग जाता है ना, राज्यपाल का, और 6 महीने जो है प्रेसिडेंट का लग जाता है, फिर 4 महीने 6 महीने ऐसे ऐसे चल रहा है इनका। तो ये वही कश्मीर है जो कभी प्रेसिडेंट कभी गवर्नर के रूल के स्पेल के नीचे रहता है। और कब से रहता है? सिंस जून 2018 से 20 जून 2018 से। और ये रहता आया है बिना एक लेजिस्लेटिव असेंबली के। यहाँ पे कोई चुनी हुई सरकार है ही नहीं क्योंकि कोई इलेक्शन ही नहीं हुए। सेंटेंस समझ गए आप? इट की वर्ब है इज, कोर्ट की वर्ब है हैज सेट, विच आया है JNK के लिए, विच की वर्ब है हैज़ बिन। स्पेल का मतलब होता है पीरियड, टर्न बाय टर्न, एक एक करके। जैसे आप क्रिकेट देखते हैं ना, तो कभी बुमराह का स्पेल आता है, कभी कोई खिलाड़ी स्पेल करता है, तो बॉलर के स्पेल्स होते हैं, वो 2-3 ओवर्स के स्पेल करते हैं ना बॉलर्स। तो क्रिकेट वाले जो शौकीन है यहाँ से कनेक्ट कर लेना। आगे कह रहा है जी बट इट इज़ ऑल्सो इनकॉन्ग्रुअस दैट द जजमेंट डज नॉट प्रेस द गवर्नमेंट टू रिस्टोर स्टेटहुड टू द बाइफरकेटेड यूनियन टेरिटरी। कह रहे लेकिन ये चीज़ भी असंगत है, इनकॉन्ग्रुअस है, इनकंसिस्टेंट है। इनकॉन्ग्रुअस याद है ना, गांव के बीच में शॉपिंग मॉल का गांव में क्या काम, गांव का शॉपिंग मॉल में क्या काम। तो कह रहे जी ये चीज़ भी जो है बड़ी इनकॉन्ग्रुअस सी है, उसी तरीके से कि जजमेंट जो है, इतनी प्यारी जो जजमेंट है, ये प्रेस नहीं कर रही, बिल्कुल दबाव नहीं डाल रही प्रेस करके सरकार के ऊपर कि सरकार रिस्टोर करे, बहाल करे राज्य के दर्जे को, स्टेटहुड को, इस 2 हिस्सों में बटी हुई बाइफरकेटेड यूनियन टेरिटरी के। तो कश्मीर के हिस्से कर दिए, जम्मू एंड कश्मीर UT बना दी, बाइफरकेटेड है। तो इसमें सरकार को बिल्कुल दबाव नहीं दिया गया कि आप इसको फिर से स्टेट बनाएं। कह रहा है ये दबाव किस चीज़ का था भाई? कह रहा है अ प्रॉमिस दैट हैज़ बीन कन्वेड बाय द सॉलिसिटर जनरल बट हैज़ येट टू गेन फ्रूशन। ये वही वादा है जो कन्वे भी किया गया था सरकारी वकील के द्वारा, सॉलिसिटर जनरल के द्वारा कोर्ट में, ये हम करेंगे, लेकिन अभी भी इसका फल मिलना बाकी है। वादा तो हुआ है लेकिन इसका फ्रूशन, इसका फल मिलना अभी भी पेंडिंग है। समझ गए? तो सरकारी वादे को कोर्ट ने पूरा करवाने से प्रेस नहीं किया। जजमेंट की वर्ब है डज नॉट प्रेस, इट की वर्ब है इज, इनकॉन्ग्रुअस, इनकंसिस्टेंट, इनकॉन्ग्रुएंट, मिसमैच्ड, मिसप्लेस्ड, देख चुके हैं इस वर्ड को। प्रॉमिस के लिए आया है दैट की वर्ब है हैज़ बीन कन्वेड। पैसिव वॉइस लगाया गया है सिंगुलर वर्ब के साथ क्योंकि प्रॉमिस एक सिंगुलर नाउन है और इसी के हिसाब से वर्ब आएगी। ठीक है। दैट की दूसरी वर्ब है हैज़, दैट हैज़ बीन कन्वेड एंड दैट हैज़ येट टू गेन फ्रूशन। गेन फ्रूशन करना, कम टू फ्रूशन करना, किसी चीज़ का फल मिलना, उसका रियलाइज होना। कह रहा है जी द बेंच रिमार्क्स दैट डायरेक्ट इलेक्शंस कैन नॉट बी पुट ऑन होल्ड अंटिल स्टेटहुड इज रिस्टोर्ड। बेंच ये भी रिमार्क करती है, बेंच ये रिमार्क भी देती है। रिमार्क एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। तो बेंच यहाँ पे वर्ब फॉर्म में ये रिमार्क भी देती है अपनी स्टेटमेंट में, जजमेंट में, कि जो आम चुनाव है, डायरेक्ट इलेक्शंस हैं, विधानसभा चुनाव है, उनको होल्ड पे नहीं रखा जा सकता। कैन नॉट बी पुट ऑन होल्ड। होल्ड पे रखना, किसी चीज़ को अधर में रखना, ठंडे बस्ते में रखना। और कब तक नहीं रखा जा सकता? जब तक स्टेटहुड रिस्टोर ना हो जाए, जब तक सरकार अपना वादा जो है जम्मू कश्मीर को राज्य बनाने का पूरा ना कर दे। तो बेंच ने ये बोला कि वादा तो तुम जब करोगे पूरा, लेकिन तब तक इलेक्शंस को तुम रोक करके नहीं रख सकते हो। कह रहा है लेकिन it could have directed the union government to restore statehood and conduct elections by a specific date। कह रहा है लेकिन ये डायरेक्ट कर सकती थी, could have V3, याद है ना स्ट्रक्चर ऊपर वाली, should have V3, could have V3। तो ये डायरेक्ट कर सकती थी, आदेश दे सकती थी केंद्र सरकार को कि वो बहाल करें राज्य के दर्जे को, स्टेटहुड को, और कंडक्ट करवाएं इलेक्शंस को
एक स्पेसिफिक डेट तक, 30 सितंबर तक इलेक्शन भी हो जाए और इनका स्टेट का दर्जा भी पूरा मिल जाए। कह रहा है ऐसा क्यों? कह रहा है एज, ऐसा इसलिए क्योंकि एज देयर रिमेन्स नो रीजन फॉर द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ J&K एज अ यूटी। कह रहा है कोई रीजन है ही नहीं हमारे पास कि J&K को यूटी ही बना करके रखा जाए, दो हिस्सों में तोड़ के रखा जाए। जब कोई रीजन नहीं है तो आप ये काम भी कर सकते थे, कह सकते थे कि इसको स्टेट बनाओ। और आपने ये जो बात बोली है बिल्कुल अच्छी बात है कि स्टेट जब तक नहीं बना है तब तक इलेक्शन रोकने का भी कोई काम नहीं है। बेंच की वर्ब है रिमार्क्स, इलेक्शंस की वर्ब है कैन नॉट बी पुट, पुट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पुट 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 V1 V2 V3 सेम रहती है। स्टेटहुड की वर्ब है इज रिस्टोर्ड पैसिव वॉइस में। कह रहे जी रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड इज एन इंपॉर्टेंट मेजर, जो बहाली है, रेस्टोरेशन है राज्य के दर्जे का कश्मीर के, ये एक इंपॉर्टेंट मेजर है, महत्वपूर्ण कदम है। कह रहे क्यों, किस लिए कदम है भाई इंपॉर्टेंट ये? कह रहे एज, क्योंकि एज दिस गारंटीज अ डिग्री ऑफ फेडरल ऑटोनॉमी, ये गारंटी करता है एक डिग्री को, एक्सटेंट या लेवल को संघीय स्वायत्तता के, फेडरल ऑटोनॉमी के। ऑटोनॉमी मतलब खुद का, नॉमी मतलब रूल, ऑटो मतलब खुद का राज, इंडिपेंडेंस, फेडरल मतलब संघीय। तो जैसे ही आप स्टेट बन जाते हैं तो स्टेट के पास बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं, अपनी पुलिस संभालना, एग्रीकल्चर को देखना, हेल्थ को देखना, ये सारे काम स्टेट करती है। तो इसलिए ये गारंटी कश्मीर को भी मिलनी चाहिए कि वहाँ की चुनी हुई सरकार वहाँ के शासन को चला सके। कह रहे दैट शुड अलाउ द इलेक्टेड गवर्नमेंट टू बी एबल टू बेटर एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ द इलेक्टोरेट। और ये वही ऑटोनॉमी वाली चीज़ है जो अलाउ करेगी, या अलाउ उसको करना चाहिए कि जो चुनी हुई सरकार है वो एबल हो, सक्षम हो इस काम को करने में कि वो अच्छे से एड्रेस कर सके, सोल्यूशन ला सके उन प्रॉब्लम्स या कंसर्न्स का जो है उन वोटर्स की जिन्होंने सरकार को चुना है। इलेक्टोरेट यानी कि वोटर्स, सिटीजन्स। और बजाय किसके? बजाय देन डिपेंड ऑन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, बजाय डिपेंड करने के, निर्भर होने के यूनियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर, इनके प्रतिनिधियों के ऊपर। तो यूटी में तो गवर्नर सब देखेगा, गवर्नर सेंटर से आया है। अगर आप स्टेट बना दोगे तो स्टेट गवर्नमेंट सब देखेगी, फिर सेंटर पे उसको डिपेंड नहीं होना होगा। तो कश्मीर का स्टेट बनना इसलिए इंपॉर्टेंट है। रेस्टोरेशन की वर्ब है इस, दिस की वर्ब है गारंटीज। गारंटी की स्पेलिंग देख लो, GUARAN, लिखोगे कहीं पे तभी याद रहेगी। पेपर में एक स्पेलिंग आ जाए, मुझे पता है 100 में से बच्चे 90 नहीं कर, इस स्पेलिंग को नहीं लिख सकते, सही स्पेलिंग पहचान भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये वही वाली स्पेलिंग है, GUA इसमें आता है। दैट की वर्ब है शुड अलाउ। इलेक्टोरेट का मतलब होता है आपके वोटर्स, ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस। चलिए अब जल्दी से जो कॉन्सेप्ट ऊपर छोड़ा था उसको देख लेते हैं, फिर अगला पैराग्राफ पूरा करना है। कॉन्सेप्ट ये है जी, आपको सारी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो है एक साथ एक ही क्लास में करवा रहा हूँ। ये होती हैं 7, एट, ऑन, इन, सिंस, फॉर, होम और बाय। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम बनाएंगी, किसी वक्त के साथ में इनका जब इस्तेमाल होगा उस केस की हम बात यहाँ कर रहे हैं। देखो एट जब भी लगेगा टाइम से पहले तो कोई मिनट या कोई आवर होगा, एट 6 PM, एट 3 o'clock, एट 12 in the morning, कुछ भी, ठीक है ना। एट मतलब एक मिनट या आवर जो है स्पेसिफिक टाइम। ऑन तब लगेगा जब कोई डेट दी गई हो आपको या कोई दिन दिया गया हो, ऑन मंडे, ऑन 15 दिसंबर, ऑन फ्राइडे। और इन तब लगेगा जब आपको कोई पीरियड दिया गया हो, जैसे मंथ, ईयर, वीक। अब वीक में कोई एक दिन नहीं, पूरा वीक है। मंथ में 30 दिन है, ईयर में 30 दिन है। इसकी जगह मॉर्निंग भी आ सकता है, मॉर्निंग में भी कई घंटे होते हैं, इवनिंग में भी कई घंटे होते हैं। जब भी कोई एक्शन का पीरियड आपको दे दिया जाए, भाई मैं खाना खाता हूँ सुबह में, आई टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, तो एट द मॉर्निंग, ऑन द मॉर्निंग नहीं, इन द मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग में काफ़ी पीरियड है ना एक। तो जब भी कुछ पीरियड मिल जाए तो उसमें इन का इस्तेमाल किया जाए एक्शन को बताने के लिए। तो ये तो 3 प्रेपोजिशन है, सबको आनी चाहिए, बड़ी कॉमन सी हैं। इन पे 3 क्वेश्चंस करेंगे फटाफट से, फिर आएंगे एडवांस्ड वाले पार्ट पे। यहाँ पे द मीटिंग विल स्टार्ट 6:30 PM, 6:30 पे मीटिंग स्टार्ट होगी। टाइम दिया गया है, मिनट और आवर मिल गया, तो क्या लगाना है यहाँ पे? ऑफ कोर्स एट लगेगा, एट ही लगेगा ना भाई। क्लियर है ना इतना मामला, इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं है। चलो, क्योंकि ये जब क्लियर होगा तो अभी इसको पढ़ा पाऊंगा मैं, ये जिस बच्चे का क्लियर नहीं है वो ये कैसे पढ़ेगा। अब ऑन का केस देखो,
द मैनेजमेंट विल कन्वीन द मीटिंग डैश द अपकमिंग 15 दिसंबर। मैनेजमेंट कन्वीन करेगी, बुलाएगी या होल्ड करेगी, ऑर्गेनाइज करेगी मीटिंग को आने वाली 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर एक दिन है, डे या डेट है, इसलिए ऑन का इस्तेमाल करेंगे तो ठीक रहेगा, ऑन 15 दिसंबर। अगला देखो, द टूर्नामेंट विल टेक प्लेस दिसंबर 2023। टूर्नामेंट शुरू होगा, टेक प्लेस करेगा दिसंबर 23 में। दिसंबर 23 पूरा महीना है, कोई ख़ास दिन की बात नहीं हुई यहाँ पे। टाइम पीरियड है 30 दिनों का, 31 दिनों का, यहाँ लग जाएगा इन। चलो अब आ जाओ एडवांस्ड वाले पोर्शन पे। ये तो सब चीज़ें आपकी थी बच्चों वाली, 6वीं क्लास का सिलेबस है ये तो, ये जो ऊपर करवाया आपको। अब आओ 12वीं वाले पे। आपको कभी कभी टाइम के साथ में सिंस, फॉर, फ्रॉम या बाय का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है। और कैसे करेंगे? अगर आपको किसी एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया जाए, स्टार्टिंग पॉइंट, तब आपको इस्तेमाल करना है सिंस। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ 10वीं में, कब से? 2020 से, मतलब 2020 से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो जब स्टार्टिंग पॉइंट मुझे मिल गया तो लगेगा सिंस। अगर आपको किसी काम की ड्यूरेशन दे दी जाए, मियाद दे दी जाए, मैं 3 साल से ये काम कर रहा हूँ, 2020 से नहीं, मैं 3 साल से कर रहा हूँ, तो तब मेरे को ड्यूरेशन के साथ लगाना है फॉर। और अगर मुझे स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाए फ्यूचर का, मैं अगले हफ्ते से इस काम को करना शुरू करूँगा, अगले महीने से इस काम को करना शुरू करूँगा, कल से करूँगा, स्टार्टिंग पॉइंट मिले लेकिन फ्यूचर का, तब लगाना है फ्रॉम। क्लियर है मामला इतना? चलो यूज़ करके देखते हैं। द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द रोड वॉज रनिंग फ्रॉम सिंस, या जो भी लगाना चाहो, एट लगाना चाहो, ऑन लगाना चाहो, कुछ भी लगा लो, सही वाला ढूंढ के बताओ इनमें से क्या लगाओगे। कंस्ट्रक्शन वर्क जो था रोड का, वो चल रहा था फरवरी 2022 से। फरवरी 2022 से चल रहा था, मतलब तब शुरू हुआ था, और स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया तो फिर ऊपर वालों का कुछ काम नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब आपको सिंस का इस्तेमाल करना है। पास्ट के स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस फरवरी 2022। समझ गए ना? स्टार्टिंग पॉइंट मिलना चाहिए। यूनियन लीडर्स आर प्रोटेस्टिंग डैश पास सेवरल वीक्स। यूनियन लीडर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले कई हफ्तों से। मियाद मिल गई, ड्यूरेशन मिल गई, किस हफ्ते से कर रहे हैं, किस दिन से कर रहे हैं, किस महीने से कर रहे हैं नहीं लिखा, बस ये बताया कितने वक्त से कर रहे हैं। ड्यूरेशन मिलेगी तो मुझे फॉर लगाना है, ऑफ कोर्स यहाँ लगेगा फॉर। अब तीसरा वाला देखो, द मॉल विल या द शॉपिंग मॉल विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस डैश नेक्स्ट ईयर। शॉपिंग मॉल जो है अपना ऑपरेशन शुरू करेगा, इसका फीता कटेगा, इसका समझ गए ना, कमेंसमेंट होगा अगले साल से। अगले साल से स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया अगला साल, पास्ट का दिया होता तो सिंस लगा देता, अब लगा है आगे का यानी फ्यूचर का, तो यहाँ लगाना है फ्रॉम। ठीक है, अब देख लो लास्ट में बाय कब लगेगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको रिपीट करना है, करना ही पड़ेगा, ऐसे मेरे से सुन करके नहीं होगा ये, एक बार आप रिपीट करके नोट्स बना लोगे तो दिमाग में बैठेगा। लास्ट में देखो, द कैटल हैड रिटर्न टू द फार्म 6 o'clock इन द इवनिंग। कैटल जो थे, कैटल का मतलब होता है पशु पक्षी, पशु, गायें भैंसे ये सब होते हैं ना, जो कैटल जो है फार्म तक पहुंच चुके थे शाम को 6 बजे तक। अब देखो दो केस बनेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट और ड्यूरेशन की तो कोई बात ही नहीं है, ड्यूरेशन या स्टार्टिंग पॉइंट की तो कोई बात ही नहीं है। या तो 6 बजे पहुंचे थे तो मैं लिख दूंगा एट 6 o'clock, ठीक है, पर उसमें होगा ये फिर हर गाय और हर भैंस बिल्कुल 6 बजे एंट्री मारेगी बाड़े में, जो कि पॉसिबल नहीं है, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 6 बजे तक पहुँच गए थे, मीनिंग क्या निकल रहा है यहाँ पे, 6 बजे तक पहुँच चुके थे। समझे मेरी बात को? तो जब आपको कोई डेडलाइन दी जाए टाइम की कि तब तक ये काम हो चुका था, 5 बजे तक, पिछले कल तक ये काम हो चुका था, पिछले साल तक ये हो चुका था, अगले साल तक ये हो चुका होगा, किसी भी टेंस में कोई डेडलाइन मिले तब आपको इस्तेमाल करना है बाय का। यहाँ पे ऐड भी सही है टेक्निकली, लेकिन मीनिंग के हिसाब से अप्रोप्रिएट होगा बाय, क्योंकि ऐड का मतलब होगा कि कैटल जो है 6 बजे राइट आएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, थ्योरी के अंदर पॉसिबल है, प्रैक्टिकली नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पूरा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में एक चीज़ और याद रख लेना, इससे भी एडवांस वाली, जब भी सिंस फॉर लगाओ तो पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल आपको करना है। यहाँ पे जो आप लिख रहे हो ना सिंस फरवरी 2022, वॉज रनिंग नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा हैड बिन रनिंग। तो ये सबसे एडवांस वाली एरर आपका एग्जामिनर आपको देता है,
सिंस फॉर में घुमाएगा और टेंस भी गलत करके दे देगा। और वैसे ही आर प्रोटेस्टिंग की जगह पे यहाँ लिखना पड़ेगा हैव बिन प्रोटेस्टिंग। ठीक है, तो ऐसा ना हो एग्जामिनर सिंस फॉर में घुमा रहा हो और खेल रहा हो आपके इमोशंस के साथ, है ना। टेंस भी देख लेना, टेंस में भी आपको घुमा सकता है वो। चलिए लास्ट में एक क्वेश्चन है आपके लिए, सभी बच्चे इसको ट्राई देंगे। कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है, 3 प्रेपोजिशंस इस्तेमाल होंगी, तीनों को आपको कमेंट में डालना है सही करके। लास्ट वीक से पहले क्या रखोगे, पूरा लिखना, इन लास्ट वीक, ऑन नेक्स्ट मंथ, एट थर्ड एनिवर्सरी, जो भी लिखना चाहो, ठीक है। डालना कमेंट्स में, सही गलत होगा बता दूंगा। चलो आज की ग्रामर आपकी हो गई है भरपूर। अब आ जाओ आगे का आर्टिकल, फटाफट उसको पूरा करते हैं। कह रहा है जी J&K रिमेन्स अमंग इंडियाज़ मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन्स पार्शली ड्यू टू हिस्टोरिकल रीजन्स। कह रहा है J&K जो है बना हुआ है भारत के सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन्स में से एक। अमंग का मतलब होता है वन ऑफ, ऐसा समझ लो। और कॉन्फ्लिक्ट प्रोन मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट से प्रोन है, जो झगड़े से प्रभावित है, झगड़े के सामने वल्नरेबल है। और क्यों, आंशिक तौर पे ये है ड्यू टू वजह से ऐतिहासिक कारणों के, हिस्टोरिकल रीजन्स के। और ये कारण कौन से हैं, रिलेटेड टू इंटीग्रेशन ऑफ द अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट इनटू द यूनियन, इंडियन यूनियन। ये सभी कारण रिलेटेड हैं इंटीग्रेशन को लेकर के, एकीकरण को लेकर के, उस वक्त की प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर का भारत के यूनियन में, भारत के संघ में। और बाद में क्यों, एंड लेटर ड्यू टू एक्यूमुलेटेड ग्रीवांसेस ओवर द कॉन्डक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस इन द अर्स्टवाइल स्टेट्स। और बाद में ये इसलिए कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन रहा बाद में जाकर के, ड्यू टू किस वजह से, लंबे वक्त से इकट्ठी हुई शिकायतों की वजह से, ग्रीवांसेस की वजह से, जो थे कंडक्ट को लेकर के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को। डेमोक्रेटिक प्रोसेस यानी कि इलेक्शन, यानी कि सरकार की कार्रवाई, और कंडक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को चलाना। तो इलेक्शन और सरकार को चलाने का जो तरीका था, उसके ऊपर जो ग्रीवांसेस थे उनकी वजह से था उस वक्त की स्टेट में। अब तो ये स्टेट रही नहीं है, तो अर्स्टवाइल स्टेट में। सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। J&K सब्जेक्ट है, रिमेन्स इसकी वर्ब है। ये कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन्स में से एक रहा ड्यू टू 2 रीजन्स। पहले रीजन्स थे हिस्टोरिकल, जो रिलेटेड थे एकीकरण से लेकर के इस स्टेट का भारत में। और बाद में जो रीजन था लेटर, वो था यहाँ पे सरकार का ठीक से ना चल पाना। कह रहे इवन व्हेन पीरियोडिक एंड रेगुलर इलेक्शंस वर कंडक्टेड ड्यूरिंग द हाइट ऑफ द मिलिटेंसी, पार्टिसिपेशन वॉज लिमिटेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वैली। कह रहे जी यहाँ तक कि जब पीरियोडिक और रेगुलर इलेक्शंस हुआ करते थे हर 5 साल से, वो कंडक्ट करवाए जाते थे पीक के वक्त, हाइट के वक्त, सबसे ऊंची चोटी के वक्त, मिलिटेंसी की या युद्ध की। मिलिटेंसी क्या होती है, आतंकवाद, सेपरेटिज्म, जिसमें मिलिट्री जो है लोग खुद ही मिलिट्री बन जाते हैं। कह रहे जी आतंकवाद के चरम पे भी जब इलेक्शन हुआ करते थे ना, तब भी लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत लिमिटेड था, बहुत कम था काफ़ी हिस्सों में कश्मीर वैली के, इन द वैली। और कैसे, डिनोटिंग द डिसएंचेंटमेंट ऑफ द विद द पॉलिटिकल सिस्टम। ये सारा मामला डिनोट करता था लोगों के गुस्से को, असंतोष को, डिसएंचेंटमेंट को पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, राजनीतिक सिस्टम के साथ। तो लोग कभी भी जम्मू कश्मीर की राजनीति से संतुष्ट नहीं रहे हैं, कश्मीर के लोग, है ना। इलेक्शंस की वर्ब है वर कंडक्टेड, पार्टिसिपेशन की वर्ब है वर लिमिटेड, वॉज लिमिटेड, मिलिटेंसी आप समझ गए हैं, डिनोट करना, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, रिफ़र करना। डिसएंचेंटमेंट मतलब आपका एंचेंटमेंट ख़त्म हो चुका है, किसी के लिए प्यार, मोहब्बत, है ना, और जुड़ाव, लगाव, वो नहीं है आप में। डिसएंचेंटेड हो आप, तो आप डिसअपॉइंटेड हो, डिससेटिस्फाइड हो या फ्रस्ट्रेटेड हो। कह रहा है जी बट थिंग्स टुक अ चेंज फॉर द बेटर सिंस द अर्ली मिड 2000s। कह रहा है लेकिन चीज़ों ने टुक किया एक चेंज को, चीज़ों ने एक अच्छा बदलाव पकड़ा, टुक अ चेंज, और कैसा अच्छा बदलाव, फॉर द बेटर। टेक अ चेंज फॉर द बेटर मतलब अच्छा बदलाव लेना। कब से, वही सिंस लगा के बता रहा है, अर्ली मिड 2000 से, यहाँ से शुरुआत हो रही है बदलाव की, अर्ली मिड 2000, तो सिंस दैट पीरियड। कह रहा है व्हेन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन इम्प्रूव्ड एंड J&K's सिटीजन्स बिगेन टू पार्टेक इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। कह रहा है ये तब हुआ जब इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन इम्प्रूव हुआ, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन जो है अच्छा हुआ, और J&K के जो सिटीजन्स हैं उन्होंने शुरू कर दिया
हिस्सा लेना, पार्टेक करना डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन मतलब चुनावों में पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी वही है। पार्टेक करना यानी हिस्सा लेना, किसी चीज़ का पार्टिसिपेशन करना। और ये क्यों किया इन्होंने भाई? टू गेट देयर कंसर्न्स एड्रेस्ड बिफोर एजिटेशंस एंड प्रोटेस्ट, कि वो एड्रेस कर सकें अपने कंसर्न्स को, अपनी चिंताओं को वो संबोधित करवा सकें इससे पहले कि उनको कोई धरना प्रदर्शन करना पड़े, एजिटेशन और प्रोटेस्ट करने पड़े। कह रहे हैं इंक्लूडिंग बाय सेपरेटिस्ट, इसमें सेपरेटिस्ट भी शामिल थे। और ये किसके ऊपर थे सारे कंसर्न्स? ओवर सिक्योरिटी पॉलिसीज़, वहाँ की सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के ऊपर जो केंद्र सरकार बना करके रखती है। कह रहा है एंड द लेटेस्ट स्टेप्स टेकन बाय द भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट लेड टू द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। और कह रहा है जो बाद वाले स्टेप्स हैं 2014 के बाद बीजेपी की सरकार के द्वारा, वो लीड टू कर गए आज के हालातों में, करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स में, जिसमें स्टेट टूट चुका है, ड्यूटी बन चुकी है, इलेक्शन हुआ नहीं है। लंबा सेंटेंस है लेकिन बिल्कुल ईजी सा है, रिपीट कर देता हूँ अगर आपको ज़रूरी लगे तो। थिंग्स जो हैं बदल गई अच्छे के लिए अर्ली 2000 से, जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना इम्प्रूव हुआ लोगों का, और JNK का जो आम आदमी है उसने शुरू कर दिया सरकार की कामकाज में भाग लेना, पार्टेक करना। और वो इसलिए करता था कि अपनी चिंताओं को वो एड्रेस करवा सके, अपनी समस्याओं का सलूशन मांग सके। इससे पहले कि वो एजिटेशन और प्रोटेस्ट करे, इससे पहले कि वो धरने पे बैठे या सड़क पे कुछ नाटक करे, उससे पहले वो सरकार से बात करके अपनी समस्या को सुलझाएगा, इसलिए वो इलेक्शन का पार्ट बना। कह रहा है इसमें अलगाववादी भी शामिल थे, वो भी आते थे इस इलेक्टोरल प्रोसेस में शामिल होने के लिए। और ये सारी चिंताएं उनकी सिर्फ इसी चीज़ को लेकर के थी कि सिक्योरिटी पॉलिसीज़ जम्मू कश्मीर की ऐसी क्यों है, यहाँ पे इतनी पुलिस तैनात क्यों रहती है। और बाद में जो स्टेप्स टेकन किए गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो आज के हालातों की तरफ ले गए, स्टेट ऑफ अफेयर्स जो आज आप देखते हैं। थिंग्स की वर्ब है टुक अ चेंज फॉर द बेटर, पार्टिसिपेशन की वर्ब है इम्प्रूव्ड, सिटीजन्स की वर्ब है बिकेम, पार्टेक करना हिस्सा लेना, किसी प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हो तो इन, खाने पीने में हिस्सा ले रहे हो किसी के साथ तो ऑफ, याद है ना। लेटर स्टेप्स की वर्ब है लेट। कह रहे जी इन द लास्ट 5.5 years local government elections have been held with varying level of participation, indicating that the mood in the valley has been against the measures। कह रहे पिछले 5.5 सालों में, लास्ट 5.5 years में लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस हैं, पंचायत के जो इलेक्शंस हैं, वो करवाए गए हैं अलग अलग लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन के साथ। किसी टाउन में, किसी डिस्ट्रिक्ट में खूब पार्टिसिपेशन हुआ, किसी में इलेक्शन में बहुत कम वोट पड़े। तो जो पार्षद के चुनाव होते हैं उनको बोलते हैं गवर्नमेंट के लोकल इलेक्शंस। तो पार्षद के चुनाव अलग अलग लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन के साथ करवाए गए हैं पिछले 5-5.5 सालों में, और इंडिकेट करते हुए इस चीज़ को कि जो वैली का मूड है वो अभी भी इन मेजर्स के खिलाफ है, 2018 के स्टेटहुड को तोड़ने के जो है खिलाफ है। कह रहे जी वही मेजर्स हैं जो 2018 में लगाए गए थे, हैव बीन इम्प्लीमेंटेड सिंस 2018। अगेन देखो सिंस का इस्तेमाल किया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है शुरुआत का, जहाँ से काम शुरू हुआ था। इलेक्शंस की वर्ब है हैव बीन हेल्ड, मूड की वर्ब है हैज़ बीन, दैट की वर्ब है हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। कह रहे जी इंडियाज यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन एज अ लीडर इन द ग्लोबल साउथ रिमेन्स इट्स रॉबस्ट कॉन्डक्ट ऑफ फॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस। कह रहे हैं इंडिया का जो USP है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन मतलब आपकी खूबी, जिस वजह से आप बाज़ार में जाने जाते हो। कोई प्रोडक्ट का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ये होगा कि प्रोडक्ट ही बड़ा खूब है, मतलब समझ गए ना, नायाब है। जैसे टेस्ला की कार्स हैं, अपने आप चलती हैं, सेल्फ ड्राइविंग करती हैं। तो कह रहे हैं इंडिया की जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, जो खूबी है, एक लीडर के तौर पे, नेता के तौर पे ग्लोबल साउथ में, सभी विकासशील देशों में, ग्लोबल साउथ मतलब गरीब देश, कह रहे हैं वो खूबी हमारी यही है कि हम बने हुए हैं, वो यही है हमारी कि हमारी रोबस्ट है कॉन्डक्ट ऑफ फॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस। जो फॉर्मल इलेक्शन की प्रोसेस है, सरकार चलाने का काम है, वो बड़ा मजबूत है भारत में, चाहे कितना भी बड़ा देश हो, कितना भी गरीब देश हो, कुछ भी हो। कह रहे एंड विच इन इटसेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। और ये वही चीज़ है जो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूशन करवाने के लिए, झगड़ों को सुलझाने के लिए। और कहाँ पे? इन प्लेसेस सच एज कश्मीर, कश्मीर जैसी जगहों पे। तो अपनी USP को हमें बरकरार रखना है, जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं उस चीज़ पे खरा उतर के दिखाना है।
यूएसपी हमारी है इलेक्शन करवाना, सरकार चलाना, इसी की वर्ब है रिमेन्स, विच की वर्ब है इज, इट्स इन इटसेल्फ का मतलब होता है अपने आप में, फंडामेंटली, रॉबस्ट का मतलब होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग, रेजिलियंट, है ना। चलो कह रहे जी विदाउट पॉलिटिकल प्रोसेसेस a contestation of ideas and a sense that elected representatives can address the grievances of citizens, there cannot be normalcy. कह रहे जी तीन चीज़ों के बिना, विदाउट थ्री थिंग्स। पहली चीज़ क्या है? पॉलिटिकल प्रोसेसेस, राजनीतिक प्रक्रियाएं, इलेक्शन बने, सरकार बने, सरकार गिरे, ऐसे काम जब होते हैं उसको बोलते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस। दूसरी चीज़ है कंटेस्टेशन ऑफ आइडिया, आइडियाज़ का विचार विमर्श, आइडियाज़ के बीच में कॉन्टेस्ट, मेरा ये मानना है आपका क्या मानना है ना, इसको बोलते हैं कंटेस्टेशन ऑफ आइडियाज़। और तीसरा एक सेंस ये कि हमारे चुने हुए जो नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं, वो एड्रेस कर सकते हैं हमारी शिकायतों को, हमारी ग्रीवांसेस को आम आदमी के। कह रहे जी अगर ये तीनों चीज़ें ना हो, प्रोसेस ना हो, आइडियाज़ का विचार विमर्श ना हो, और ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी ना हो कि सरकार हमारी है, इन तीनों के बिना कोई नॉर्मलसी इस रीजन में नहीं आएगी। जब तक ये ना करोगे तब तक ये शांत होने वाला नहीं है कश्मीर। चलिए सिंपल आर्टिकल, सिंपल सेंटेंस, दैट आया सेंस के लिए, दैट की वर्ब है इलेक्टेड। एक्चुअल में दैट देखो मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, रिप्रेजेंटेटिव्स आपका सब्जेक्ट है और कैन एड्रेस इसकी वर्ब है। इलेक्टेड तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, एडजेक्टिव है। नॉर्मल सी की वर्ब है कैन नॉट बी। रैप अप करते हैं, जल्दी से अपने क्विज की तरफ आएंगे। ऊपर से शुरू करो। इन चारों में से कौन सा काम सरकार सुप्रीम कोर्ट ने किया है अपने जजमेंट में? तीन चीज़ें गलत है और एक चीज़ सही है। सिंपल सा आपको आइडिया मैंने दे दिया। तीन चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की, एक ही कही है, और जो कही है वो आपको बतानी है। खुद समझदार हो, सब ग्रेजुएट हो, मीनिंग निकाल लो हिंदी में। जो नहीं कही होगी, जो कही होगी वो सही निकलेगी, आपका आंसर बन जाएगा। फर्स्ट कमेंट में आंसर मैंने डाल दिया है, इसी वीडियो के नीचे चेक कर लेना। दूसरे में आओ, स्टेटहुड को जम्मू कश्मीर के रिस्टोर क्यों करवाना चाहिए? इतना जोर ऑथर क्यों लगा रहा है इस आर्टिकल का कि स्टेटहुड करवाओ, क्या मिलेगा इससे कश्मीर को? तो चार चीज़ें बताई गई हैं और चारों ही मिलेंगी, लेकिन आर्टिकल में जो चीज़ बताई गई है आपको उसी को अपना आंसर मानना है। स्टेटहुड से वहाँ शांति हो जाएगी, ये भी सही बात है, लेकिन क्या आर्टिकल में लिखा हुआ है शांति हो जाएगी? तो आर्टिकल में जो स्पेसिफिकली लिखा गया है कि स्टेटहुड से जो होगा वो चीज़ आपसे पूछ करके आंसर आपको बनाना है ना, पूछा गया है यहाँ। आंसर इज अगेन द फर्स्ट कमेंट, जाके चेक कर लो, मैच करो मेरे आंसर से अपने आंसर को। खुद का दिमाग चलाना है, मैं ही क्विज बना करके मैं ही सॉल्व कर दूंगा तो बेनिफिट आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये 5 क्वेश्चन है बेस्ड ऑन वोकैब, मैच करना है आपको। अर्स्ट वाइल का मीनिंग मान लो सेट असाइड होता है, ग्रीवेंस का मीनिंग मान लो जी ये होता है, फॉर्मर होता है, जो भी होता है। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे कोलोकेशंस पे, वर्ड्स फिट करने हैं आपको साथ में एक दूसरे के। मान लीजिए पार्टेक ऑफ, इसके बाद में क्या लगाऊँ, एक्टिविटी लिखूँ, फेस्टिवल लिखूँ या डिनर लिखूँ? इलेक्टोरेट क्या हो सकती है? ऑटोनॉमी हो सकती है, डेमोक्रेसी हो सकती है, ऑटोक्रेसी हो सकती है। एब्रोगेट किसको करेंगे, सरकार को, प्रेपोजिशन को या लॉ को? डिसएंचेंटेड कौन होगा, इलेक्टोरेट होगा, ग्रीवांस होगा या रूलिंग होगी? इस तरह का क्वेश्चन है, बहुत काम आते हैं कोलोकेशंस क्लोज टेस्ट में, इनको सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन में आपको मिलेंगी 5 एरर्स, और जहाँ मिलेंगी वहाँ मैंने थोड़ा सा उनको हाईलाइट कर दिया है। 5 एरर्स को ढूंढो, कमेंट्स में आंसर डालो। आउट ऑफ 16 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना कमेंट्स में ही। अंटिल देन साइनिंग आउट।